शहर का सरदार कौन होगा, क्योंकि सरदार शहर के लिए लगभग दोनों नाम सामने हैं। बीजेपी ने अशोक कुमार पिंचा को उम्मीदवार बना दिया है। अशोक पिंचा कल करेंगे सरदार शहर से नामांकन। बीजेपी ने तैयारियों को पूरा कर दिया है। बीजेपी के दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहेंगे। फर्स्ट इंडिया ने कल ही दिए थे अशोक पिंचा के नाम के संकेत। अशोक पिंचा 2013 से 2018 तक सरदार शहर से विधायक रह चुके हैं, लेकिन बीते चुनाव में मास्टर भंवरलाल शर्मा ने उन्हें 16,000 के आसपास वोटों से हराया था। एक बार फिर से उन्हीं को बीजेपी ने मैदान में उतारा है, उन्हीं पर भरोसा जताया है। अशोक पिंचा जो कि जनसंघ के वक्त से जुड़े हुए हैं, सरदार शहर में उनका एक बड़ा मेडिकल स्टोर है। 62 साल के आसपास उनकी उम्र, और ये बाई इलेक्शन में एक बार फिर से ताल ठोक रहे हैं। उपचुनाव कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो 5 दिसंबर को मतदान होगा। नामांकन भरने की अंतिम तिथि 17 नवंबर है। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, अशोक पिंचा को मैदान में उतारना बीजेपी की तरफ से क्या इसलिए इसको सही माने कि 1 साल बचा है, वो वहां से विधायक रह चुके हैं, और अगर उनको जीत मिलती है तो एक नई सरदार शहर की सियासत शुरू होगी, और अगर वो हार जाते हैं तो एक नए चेहरे को अगली बार मौका दिया जा सकता है। देखिए विजेंद्र, आपके सवाल के अंदर ही सवाल का जवाब भी छिपा हुआ है। अशोक पिंचा को आगे लाकर भारतीय जनता पार्टी ने जोखिम मोल नहीं लिया, कोई भी तरह का जोखिम मोल नहीं लिया। ये कहा जा सकता है कि बीजेपी को प्रयोग नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं है। जो भी विधायक बनेगा उसके बाद मोटे तौर पर 6 महीने का ही वक्त होगा। 6 महीने बाद से पहले आचार संहिता का आगमन हो जाता है और ज्यादा समय होता नहीं। इसकी बात इसीलिए दाव खेला गया। और जब सिंपैथी एक बड़ा मुद्दा हो जाता है किसी भी बाई इलेक्शन में, कांग्रेस पार्टी अनिल शर्मा को टिकट दे रही है, तो ये जो सहानुभूति की लहर है, मुकाबला करना अपने आप में बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहता है। अभी तक हमने जो भी बाई इलेक्शन देखे, रिजल्ट इसी तरह रहे। भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट तब मिली जब वो किरण महेश्वरी की बेटी दीप्ति को उन्होंने टिकट दिया जी। जहां उन्होंने नहीं दिया, वहां दरियावद में बीजेपी सीट नहीं दिया, तो वहां हार मिली। मिलाकर ये कहा जा सकता है जो समीकरण है, समीकरणों के अंदर भारतीय जनता पार्टी जोखिम मोल लेने के बजाय पूरे चुनाव में राजेंद्र राठौड़, अविनेश महसी, 2 बड़े नाम हैं चूरू जिले की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी के। इनका बहुत बड़ा योगदान रहा पर्दे के पीछे, जिन्होंने सीट फाइनल कराने में अपनी भूमिका निभाई। और तीसरा बड़ा नाम है वहां के सांसद और बड़े नेता जाट समाज से आते हैं, राम सिंह कसवा। कमोबेश कोई भी किसी तरह का तो करने के बजाय ये एक बीजेपी को ये उम्मीद है कि ओबीसी का मुद्दा है, किसान वर्ग के अंदर ये पारित हो चुका, चर्चित हो चुका, तो वहां पर जो 55-60 हजार लगभग किसान मतदाता कहे जाते हैं, हो सकता है इससे ज्यादा भी हो, वो वोट बीजेपी में शिफ्ट हो सकते हैं विरोध के नाम पर। लेकिन पर्टिकुलर इसी कम्युनिटी के अंदर भंवरलाल शर्मा का खुद का बड़ा प्रभाव रहा था। भंवरलाल शर्मा ने एक तरह से जैसे बीजेपी की बात नहीं करें, उन्होंने अपना खुद के गढ़ के तौर पर सरदार शहर को स्थापित किया। अशोक पिंचा ने चुनाव हराया है, बात सही है, लेकिन ये चुनाव बाई इलेक्शन है, तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत लगानी पड़ेगी, क्योंकि आपको ध्यान ही है कि जब कोई इलेक्शन होता है सत्ताधारी दल अपनी वहां पूरी ताकत लगाता है। और जिस तरह राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा के तहत राजस्थान आने वाले हैं, इसी बीच में इलेक्शंस हैं, राजस्थान की कांग्रेस चाहेगी कि राहुल गांधी को सरदार शहर उपचुनाव जीत का गिफ्ट दिया जाए, वो भी पूरी तरह काम में जुटेंगे। अब जो योगेश जी, एक और सवाल। सुजानगढ़ का हमने चुनाव देखा, उसमें बीजेपी के कई नेता थे जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करते दिखाई नहीं दिए थे। अभी हम जितने भी नेताओं से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि सब अशोक पिंचा के नाम पर रजामंद हैं और वो इस टिकट को जीतना चाहते हैं। ये बीजेपी का एक प्लस पॉइंट है। देखिए, अशोक पिंचा वैश्य समुदाय से आते हैं, तो कांग्रेस का ये जो चुनाव है, मिलाकर कहा जा सकता है कि कांग्रेस बीजेपी के बीच में जातिगत जो वहाँ के मतदाता हैं, जो निर्णायक वोटर्स हैं, अभी हमें आरएलपी के टिकट का भी इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया किसान कम्युनिटी बड़ी
बाद में तो आरएलपी के टिकट का भी इंतजार करना पड़ेगा, किस तरह से आरएलपी वहाँ अपना उम्मीदवार उतारती है। जी आरएलपी के उम्मीदवार निश्चित तौर पर वह ट्रायंगुलर फाइट देगा, क्योंकि ठीक जिस है। तरह योगेश जी, आप हमारे आपने साथ देखा बने होगा- रहिए। हमारे सहयोगी लक्ष्मण राघव भी जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, बीते चुनाव में हमने देखा कि आप उस विधानसभा में काफी एक्टिवली घूमे भी थे, मास्टर भंवरलाल शर्मा से आपने बातचीत भी की थी और उस इलाके में भी आपने वोटर से काफी ज्यादा बातचीत की थी। तो जरा ये बताइए कि जो ये फाइट होने वाली है ये किसके पक्ष में ज्यादा नजर आएगी? देखिए विजेंद्र, निश्चित तौर पर जो आप कह रहे हैं वो तमाम चीजें ठीक है, और जैसा कि योगेश जी बता रहे थे कि कहीं ना कहीं आरएलपी पर नजरें टिक गई हैं। दरअसल भाजपा के भीतर एक मंथन चिंतन इस बात पर था, हालांकि एक बड़ा वर्ग ये चाह रहा था कि फ्रेश उम्मीदवार हो, लेकिन भाजपा आलाकमान ये भी चाह रहा था कि जो भी उम्मीदवार वैसे समाज से आए वो कम से कम जाट नेताओं का समर्थन उसे मिल जाए। और देखिए, आप अगर चूरू की सियासत को आप बेहतरीन तरीके से समझते हैं, आप खुद भी गए हैं फील्ड में विजेंद्र, वहां राम सिंह कसवा, राहुल कसवा फैक्टर भी एक काम करता है राजेंद्र राठौड़ के अलावा। तो मुझे लगता है अशोक पिचा चूंकि संघ के हैं, गुलाब चंद कटारिया का उन्हें समर्थन रहा है और एक बार उन्होंने भंवरलाल शर्मा को हराया भी है, तो ये तमाम चीजें उनके पक्ष में गई, इसलिए अशोक पिचा को पर एक बार फिर से भाजपा ने दाव लगाया। आपको याद होगा कार्य समिति की बैठक में अशोक पिचा तो ये तक कह रहे थे कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहता। ये खबरें बहुत सारी चली, बहुत सारी चिंतन मंथन के बाद अशोक पिचा पर दाव लगाया। लेकिन जो योगेश शर्मा जी कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है कि अब आरएलपी पे नजर रहेगी। जाट मतदाता 60,000 के करीब जाट मतदाता वहां पर है और दोनों ही पार्टियों को टिकट लगभग फाइनल है। कांग्रेस से अनिल शर्मा ये माना जा रहा है विजेंद्र, और अशोक पिचा का नाम तो घोषित हो ही गया है। ऐसे में देखिए, ये देखना दिलचस्प होगा कि आरएलपी यहाँ पर क्या करती है। बसपा यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ रही है, तय कर ही चुके हैं, तो तमाम चीजें हैं। अशोक पिचा के अलावा दूसरा कोई बड़ा नाम नहीं था। एक कोशिश की जा रही थी कि फ्रेश चेहरों को लाए, लेकिन वो बात बनी नहीं। मुझे लगता है एक पार्टी के भीतर ही एक गुट उसके खिलाफ था, इसीलिए अशोक पिचा पर वापस दाव लगाया गया है। लक्ष्मण, क्योंकि जैन समाज से आते हैं, अशोक पिचा जैन समाज से आते हैं, और अगर राहुल से कसवा परिवार का समर्थन मान भी लिया जाए तो आरएलपी से जैसे ही कोई कैंडिडेट घोषित होगा, अगर वो जाट हुआ तो यहां तो फिर वोट का बंटवारा होगा, और दूसरी तरफ जो ब्राह्मण वोट है और संवेदनाएं हैं वो फिर उस पक्ष में जाएंगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए अब ये माना जा सकता है इस टिकट के बाद, देखिए वैसे तो राजनीति संभावनाओं की कला है, जनता तय करती है, कोई एक मुद्दा चुनाव बिगाड़ और खड़ा कर सकता है, लेकिन ये माना जा रहा है कि अब जिस तरह के समीकरण आ रहे हैं, कांग्रेस का अपर हैंड दिखने लगा है और कहीं ना कहीं सहानुभूति के साथ ब्राह्मण मतदाताओं का, और इसके अलावा यदि आप देखें कांग्रेस का मूल वोट बैंक जो है वो कहीं ना कहीं इस चुनाव में उस तरफ ही जाएगा, सहानुभूति की जहां तक बात है। इसलिए तो मुझे लगता है कि अब ये माना जा रहा है कि चूंकि प्रतिद्वंदी पुराने अशोक पिचा है, अब उनके बेटे चूंकि भंवरलाल शर्मा दिवंगत हो गए, तो किस तरह की टक्कर अशोक पिचा उनके बेटे को दे पाएंगे ये देखना होगा। लेकिन आरएलपी निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण फैक्टर रहेगा अगर यहाँ से आरएलपी किसी किसान जाट चेहरे के साथ जाती है तो। लक्ष्मण, आप हमारे साथ बने रहिए। योगेश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगेश जी, अभी आपको एक भाषण याद होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि मेरा नाम अशोक है, अशोक, जहां शोक कभी हो ही नहीं सकता। अब बीजेपी ने अशोक पिंचा को उतार दिया है। हालांकि इसको मैं अगर दूसरे नजरिए से तो देखूं तो दोनों के ही नाम के अक्षर की शुरुआत अ से होती है। क्या इसको हम वहां के जो गणित हैं उसके साथ समझाइए कि जातिगत समीकरण क्या रहेंगे, और जो बेटे हैं भंवरलाल शर्मा के वो कितने एक्टिव आपको भी दिखाई दिए, क्योंकि वो लंबे वक्त से बीमार रहे हैं। देखिए, भंवरलाल शर्मा का काफी बड़ा परिवार है। ये अलग बात है कि अभी गिर के इशू को लेकर इस परिवार में गैप्स नजर आए, और भंवरलाल शर्मा के जो ब्रदर हैं उन्होंने भी टिकट मांगा बीजेपी से। लेकिन मुझे लगता है मोटे तौर पर वहां पर जो कास्ट फैक्टर है, ब्राह्मण वर्ग जो है वो भंवरलाल शर्मा की फैमिली के साथ जाएगा। इसके 2-3 बड़े कारण है, क्योंकि वो सामाजिक नेता भी रहे, ब्राह्मण महासभा के लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, और अभी जो चेयरमैन बना रखा अनिल शर्मा को वो भी उसी वर्ग के मद्देनजर है। बाकी जो दूसरी जातियां हैं जिनमें खुद मतदाता फैक्टर है वहां पर जाएगा। हम देख लें माली कुमार बड़ा फैक्टर है, संख्या में मूल ओबीसी का मतदाता है, वो किस तरफ जाएगा। और शेड्यूल कास्ट में भी सर्वाधिक मेघवाल है, और जिनको कांग्रेस का परंपरागत वोटर माना जाता है, माइनॉरिटी बड़ी संख्या में, इन पर कह सकता है कि भंवरलाल शर्मा का बड़ा प्रभाव रहा है। यहाँ पर ये मैंने जैसे कहा कि ये सिंपैथी का इलेक्शन है, सहानुभूति की जो बात है ना वो लास्ट में आके ये रहता है कि
चलो परिवार को ही एक बार मौका दे दे। तो इस तरह की जब बातें आती है राजनीतिक तौर पर, तो वो फिर उस परिवार को प्लस फैक्टर देती है। जी। अशोक पिंचा ने पहले चुनाव लड़े और निश्चित तौर पर वो बीजेपी के वो कैंडिडेट रहे, जैसा लक्ष्मण ने बताया कि ज्यादा जोखिम लेने के बजाय बीजेपी को लगा कि ये बाई इलेक्शन है। और अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा राजेंद्र राठौड़ के बयान, सतीश पूनिया के बयान, अरुण सिंह के बयान, बहुत गर्मजोशी इस चुनाव को लेकर नजर नहीं आई थी। जी। ये अलग बात है कि सब अपने अपने प्रयास करेंगे, लेकिन सुजानगढ़ सीट कांग्रेस ने जीती, चूरू जिले में ही आती है। तो इस पूरे तासीर देखे तो ये कांग्रेस का पुराना भाव क्षेत्र रहा है। अभी विनयेंद्र गुरानिया, तारानगर, जो सरदार शहर के आसपास की सीटें, हम रतनगढ़ को छोड़ दें और चूरू को छोड़ दें, जहाँ अविनेश महर्षि और राजेंद्र राठौड़ है, बाकी जो सीटें हैं वो मोवेश कांग्रेस का वहाँ पर एमएलए है। राजगढ़ हो, तारानगर हो, सुजानगढ़ हो, और इसके साथ ही बीकानेर डिवीजन के अंदर भी काफी बड़ा मैंडेट पिछले चुनाव में कांग्रेस को रहा था। ठीक है योगेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा। हमारे सहयोगी संजय प्रजापति ने बीजेपी प्रत्याशी अशोक पिंचा से एक्सक्लूसिवली बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए सर। भारतीय जनता पार्टी ने सरदार शहर उपचुनाव के लिए आज अपने उम्मीदवार की अधिकृत रूप से घोषणा कर दी है। भारतीय जनता पार्टी ने फिर से चिर परिचित उम्मीदवार अशोक पिंचा पर ही मोहर लगाई है। अशोक पिंचा ही भाजपा के उम्मीदवार होंगे। कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है और अशोक पिंचा को बधाइयां देने के लिए कार्यकर्ताओं का तांता लगा हुआ है। अशोक पिंचा हमारे साथ है, इनसे जानते हैं। सर, आपको उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है और उपचुनाव लगातार राजस्थान के अंदर वो भाजपा हार रही है, तो किस प्रकार नैया पार लगाएंगे? ऐसा है कि भाजपा लगातार राज के कारण से कुछ दबाव रहता है, लेकिन सरदार शहर में भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। पिछले 4 साल का जो कांग्रेस का भ्रष्टाचार रूपी देखा है और जो कन्याओं के साथ अत्याचार हो रहा है, यहाँ जो पानी की बिजली की समस्या है, उससे आम आदमी त्रस्त हो गए हैं। यहाँ पे 3000 किसानों के परिवार ऐसे हैं जिन्होंने 1 से 2 साल पहले डिमांड नोटिस भर दिया, आज तक उनका विद्युत का कनेक्शन नहीं हुआ। उन किसानों के 10-10 लाख रुपए लगा के आज इस सरकार ने छोड़ दिए। 3000 परिवार है ऐसे। और इस सरकार के आने के बाद में किसी भी किसान को 6 घंटा प्रतिदिन लाइट नहीं मिली। कुएं, जो भी इरिगेशन वाले ट्यूबवेल वाले किसान हैं, उनके हाहाकार मचा हुआ है। अगर समय पर बिजली मिले तो क्रॉप बढ़ती है, उनको फ़ायदा होता है। न यूरिया मिलती है न DAP मिलती है। केवल ये सरकार ट्रांसफ़र करने में होटलों में समय व्यतीत किया है। इन दोनों की लड़ाई से पूरे प्रदेश का नुकसान हुआ, एक सरदार शहर तहसील का नुकसान नहीं हुआ है। इस बात का जवाब सरदार शहर की जनता देगी। सरदार शहर की जनता देगी। भंवरलाल शर्मा काफ़ी दिग्गज नेता रहे थे, लगातार आपके उनसे 2-2 हाथ होते रहे थे, और अब उनके निधन के बाद में सद्भावना और सिंपैथी की भी लहर चल रही है, तो इससे किस प्रकार निपटेंगे? आप अगर सिंपैथी की लहर मानते हो तो आपका इच्छा है, लेकिन जो मेरे सामने जो उम्मीदवार लड़ रहा है 2 साल से मंत्री है, उन्होंने सरदार शहर के हित में और जनता के हित में क्या काम किए? तो निश्चित रूप से अगर वो लगातार बीमार थे, कोई कच्ची मौत हुई नहीं है, तो इसलिए कोई सिंपैथी वाली कोई बात नहीं है। ये एक माहौल बनाया जा रहा है कि थोड़ी बीजेपी के कार्यकर्ताओं में हताशा हो जाए, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता इतने बुलेट हैं कि इस कोई भी सहानुभूति लहर नहीं है, और निश्चित रूप से ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस के अंदर एकमात्र अनिल शर्मा ही टिकट मांग रहे थे, उनकी टिकट भी लगभग फाइनल चल रही है। भाजपा के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा दावेदार थे। इस हिसाब से पार्टी के अंदर बगावत होना और पार्टी को डैमेज करने के लिए डैमेज कंट्रोल है, वो किस प्रकार करेंगे? भारतीय जनता पार्टी में टिकट मिलने के बाद में कोई विवाद नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है कि आज विश्व की इतनी बड़ी पार्टी है कि बहुत खुशी होनी चाहिए कि जिस पार्टी में 10 आदमी टिकट मांग रहे हैं, तो वहाँ तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है। कांग्रेस में प्रजातांत्रिक व्यवस्था नहीं है, तो इसलिए वो तो सोचते हैं कि राजा का जो बेटा वही राजा बनेगा, लेकिन मतदाता राजा मनाते हैं आजकल, राजा का बेटा राजा नहीं बनता। आप क्या मानते हैं कि ये चुनाव कांटे का चुनाव होगा? कांटे का चुनाव है नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांटा क्या होता है? ये थे अशोक पिंचा, जो अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं और छठा चुनाव ये लड़ रहे हैं। लगातार भंवरलाल शर्मा के सामने लड़ते रहे, हालांकि इन्होंने 1 बार जीत भी दर्ज की थी और 5 में से 4 चुनाव हारे हैं। छठी बार पार्टी ने फिर अशोक पिंचा पर विश्वास जताया। अब देखना है कि भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा से किस प्रकार का परिणाम आता है, ये तो मतदाता ही तय कर पाएंगे। चूरू फर्स्ट इंडिया से संजय प्रजापति। अशोक पिंचा को एक्सक्लूसिवली आप सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि भरोसा है कि इस बार वो जीत जाएंगे, बाई इलेक्शन जीत जाएंगे। मेरे सहयोगी लक्ष्मण राघव लगातार बने हुए हैं। लक्ष्मण,
दो सवाल हैं। एक तो जरा ट्रैक रिकॉर्ड पूरा बताइए कि इस सीट का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है और वहां जातिगत समीकरण क्या है, और दूसरा इस सवाल का भी जवाब दीजिएगा कि क्या ये अशोक पिंचा के लिए संजीवनी भी है तो वीआरएस भी है। अगर हार गए तो वीआरएस और जीत गए तो 23 के इलेक्शन के लिए संजीवनी। देखिए विजेंद्र, बिल्कुल आपने एक तरह से एक सूत्र वाक्य कह दिया इस इलेक्शन की, जो भविष्यवाणी एक तरह से है उस पर आपने फाइनल रिजल्ट दे दिया कि यदि वो जीत गए तो संजीवनी है, अन्यथा वीआरएस है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आपने जहां तक ट्रैक रिकॉर्ड की बात की, मैं आपको बता दूं सीधी तौर पर हम समझना चाहें, 5 इलेक्शन लड़े। 1998 में भंवरलाल शर्मा कांग्रेस से लड़े, बीजेपी से अशोक कुमार लड़े, चुनाव हारे। 2003 में कड़ी टक्कर दी इन्हीं अशोक कुमार ने भंवरलाल शर्मा को, लेकिन 2000 मतों से वो चुनाव हार गए। 2018 में एक बार फिर भाजपा ने लगातार तीसरी बार अशोक पिंचा को टिकट दिया, ये इस बार कामयाब रहे, भंवरलाल शर्मा को उन्होंने चुनाव हरा दिया। यानी 2008 में विजेंद्र अशोक पिंचा जीत पाए। 13 में फिर भंवरलाल शर्मा कांग्रेस से आए और अशोक कुमार जो है भाजपा से आए, 7000 मतों से चुनाव हारे। 2018 में भंवरलाल शर्मा कांग्रेस से थे, अशोक पिंचा फिर थे और इस बार 16,816 के करीब मतों से चुनाव हार गए। यानी 5 में से 4 जीते हैं, छठा चुनाव है। और आपने बिल्कुल सटीक बात कही है कि यदि वो जीतते हैं तो संजीवनी होगी, निश्चित तौर पर अगला इलेक्शन वो लड़ेंगे, और हारते हैं तो स्वाभाविक तौर पर अब मुझे लगता नहीं कि इसके बाद पार्टी और बर्दाश्त कर पाएगी। लेकिन अशोक पिंचा ने जो एक बयान दिया विजेंद्र, निश्चित तौर पर आपने भी सुना होगा कि राजा का बेटा राजा नहीं होता लोकतंत्र में। अब ये सवाल है, इसका जवाब जनता देगी कि वास्तव में वो ऐसा करती हैं, क्या करते हैं, क्योंकि काम अनिल शर्मा भी कर रहे हैं, सक्रिय वो भी हैं, क्योंकि विरोधी हैं तो स्वाभाविक तौर पर बात आएंगी। लेकिन सहानुभूति का फैक्टर, जैसा कि योगेश कह रहे थे, निश्चित तौर पर है। उसका कितना सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो पाता है, कांग्रेस कितने वोटों को साध पाती है, तमाम सवाल है। लेकिन सहानुभूति का फैक्टर है, क्योंकि हमने वो देखा था विजेंद्र, आप एंकरिंग कर रहे थे उस वक्त। बिल्कुल लक्ष्मण, मैं ये कह भी सकता हूं कि जब वो मैदान में उतरेंगे तो बात भी यही करेंगे कि मेरे पिता के कुछ अधूरे काम हैं, मुझे 8 महीने दे दीजिए, मैं उनको पूरा कर दूंगा। बिल्कुल विजेंद्र, आप ठीक कह रहे हैं, इसी बात को वो आगे बढ़ाएंगे। और जो आप मैंने बता रहा, जैसा जिस समय दिवंगत हुए थे और जितनी भीड़ आई थी, जिस तरह के लोग आए थे, मुझे लगता है एक अटैचमेंट है। भले ही प्रदेश में भंवरलाल शर्मा किस दल में रहे, क्या किया, वो अलग विषय है, लेकिन वो अपने विधानसभा क्षेत्र में जनता की नब्ज को अच्छी तरह से पहचानते थे, जानते थे, और यही वजह इतने चुनाव जीते। अब सवाल यही है कि क्या उनके बेटे इसी बात को, उसी टेम्परामेंट को आगे बढ़ा पाएंगे। इसका जवाब सरदार शहर की जनता को देना है, कि तब पता चलेगा कि सरदार शहर का अगला सरदार कौन होगा। बिल्कुल लक्ष्मण, और इस सीट को पंडित जी की सीट के नाम से भी जाना जाता है। हमारे साथ ऐश्वर्या प्रधान भी जुड़े हुए हैं। ऐश्वर्या, बीजेपी की रणनीति बहुत क्लियर होगी कि जिस सीट को अभी तक कांग्रेस की सीट कहा जाता था, जिस सीट को पंडित जी की सीट कहा जाता था, उस सीट को अब कम से कम एक नए दौर से बीजेपी के साथ जोड़ लिया जाए, ताकि 23 में एक सीट के लिए कह सके कि हां, हम यहां जीत रहे हैं। देखिए, इस सीट को पंडित जी की सीट कहा जाता था, बिल्कुल सही फरमाया है। और उनका जो नाम था भंवरलाल शर्मा का एक बड़ा नाम था। यदि जातिगत तौर पर देखें तो ब्राह्मण समाज में पूरे राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते थे। ऐसा नहीं कि किसी एक ब्राह्मण समाज के गोत्र का, वरन पूरे ब्राह्मण समाज के नेता वो माने जाते थे। तो इसके यही एक कारण था कि वो कांग्रेस ही नहीं, कांग्रेस छोड़कर चुनाव लड़े तो भी वो जीते भी थे, हालांकि उन्हें हार भी मिली। लेकिन यहां पर अशोक पिंचा का नाम फाइनल हो गया है, क्लियर बात है। लेकिन ऐसे में अशोक पिंचा ने क्या कमिटमेंट किया है इस बार, ये देखने वाली बात होगी। चूंकि यहां पर इस बार एक तरफ भंवरलाल शर्मा का नाम है, तो ऐसे में उनके परिवार के सदस्य चुनाव लड़ेंगे, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के सामने कई नाम थे। एक नाम और आया था सराफ का, जो कि चर्चाओं में था। उसके अलावा इनका नाम जो सामने है, अशोक पिंचा का ये सामने है, वैश्य तबके से, एक तरफ ब्राह्मण तो दूसरी तरफ से वैश्य। लेकिन वहां पर जाट तबके के वोट भी काफी संख्या में, और वो भी साहरण गोत्र जो है वो वहां पर भारी संख्या में है। तो ऐसे में कई साहरण नेता थे, वो भी टिकट मांग रहे थे। उसके अलावा दावेदारी सभी जताते हैं, ब्राह्मण भी जताते हैं। खुद भंवरलाल शर्मा के परिवार में फूट देखी जा सकती है, उनके परिवार के एक सदस्य टिकट मांग रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे महुआ में बोहरा परिवार के भतीजे और चाचा दोनों अलग अलग पार्टियों से लड़े और फायदा निर्दलीय ओम प्रकाश हुडला को मिल गया था। कई तरीके की गणित है, लेकिन यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, भले ही उनका कर्मभूमि आमेर हो, लेकिन उनकी जन्मभूमि है वो चूरू है, चूरू से उनका गहरा ताल्लुक है। राजेंद्र राठौड़ चूरू से एक बड़े नेता है, राम सिंह कस्बा बड़े नेता हैं, उनके पुत्र राहुल कस्बा के पास इस वक्त लोकसभा सीट है। तो ऐसे में ये तमाम नेता कितने एकजुट तरीके से लड़ेंगे, और इन सबसे बड़ा प्रश्न रहेगा अर्जुन राम मेघवाल का। अर्जुन राम मेघवाल चूंकि
वहां पर मेघवालों का एक बड़ा वोट बैंक है, एससी तबके का ओवरऑल एक बड़ा वोट बैंक है। यदि बात करें इसी सीट पर सरदार शहर पर तो एससी तबका बहुत बड़ी संख्या में है, तो ऐसे में अर्जुन मेघवाल कितना मूव एससी को कर पाएंगे ये भी बात देखने वाली होगी। लेकिन बीजेपी कितना भी इनकार करे कि जातिगत सियासत नहीं है, जातिगत संतुलन नहीं है, लेकिन जातिगत संतुलन बीजेपी को बिठाना पड़ेगा, बिठाना पड़ता है और बिठाया जाता रहेगा, ऐसा माना जा सकता है। हालांकि भविष्य की राजनीति क्या होगी, युवा किस तरीके से सोचते हैं, लेकिन आज तक की स्थितियों में सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर जिस तरीके के मैसेज चलते हैं, कई बार काल्पनिक शत्रुताएं पैदा कर दी जाती है, सोशल मीडिया पर ही जातिगत शत्रुताएं पैदा कर दी जाती है, जातिगत द्वेष पैदा कर दिए जाते हैं। तो ऐसे में आज के इस दौर में, आज की राजनीति में जाति महत्वपूर्ण घटक हो गई है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी वर्सेज कांग्रेस मुकाबला कितना रोचक होगा, इसे सेमीफाइनल ना माना जाए ये बीजेपी कह चुकी है, क्योंकि बीजेपी ये कहती है कि एंटी इनकम्बेंसी में एक बड़ा फायदा 2023 में मिलेगा। अगर हम बीजेपी को इंटरनली समझे और अगर सभी एक साथ एक जाजम पर नजर आए तो सारे अलग अलग बड़े लीडर्स हैं। जैसे अगर हम राजपूत समाज की बात करेंगे, राजेंद्र राठौड़ हैं। जाट समाज की बात करेंगे, सतीश पूनिया हैं। अगर हम बात करेंगे इससे इतर दलित समाज की तो अर्जुना मेघवाल हमारे साथ हैं। अगर और भी हम आगे चले जाएं तो जाट, गुर्जर और राजपूत, इन तीनों का कॉम्बिनेशन हम देखते हैं तो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे में देखते हैं। तो अगर सब एक साथ आ जाए तो हर तरीके से, जैन समाज से अगर हम देखें तो गुलाबचंद कटारिया जी हैं, तो इन्फ्लुएंस करने के लिए नेता तो हैं, बशर्ते वो मजबूती से आए। देखिए जातिगत गणित यहां पर समझनी होगी। बीजेपी में अलग अलग जातियों के अगर बड़े नेताओं की बात करें तो मैं यहां पर राजपूत से शुरुआत करता हूं। विजेंद्र, राजपूत के तौर पर राजेंद्र राठौड़ है, गजेंद्र सिंह शेखावत है, दिया कुमारी है, राजवर्धन सिंह राठौड़ है, पुष्पेंद्र सिंह राणावत है, इस तरीके के लीडर हैं। इनमें 3 लीडर सभी के सामने हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौड़, दिया कुमारी, सभी के सामने, चूंकि दिया कुमारी अभी संगठन की महामंत्री है। दूसरी तरफ देखते हैं जाट के तौर पर तो सतीश पूनिया बड़े लीडर हैं, उसी समाज से आते हैं, जाट समाज से। तीसरी तौर पर दलित के तौर पर देखते हैं तो अर्जुन राम मेघवाल है, तो दूसरी तरफ प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर है, वो यहां पर हो गए। ब्राह्मण के तौर पर अभी थोड़ा सा स्पेस है, लेकिन पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी सामने है, तो दूसरी तरफ कोर टीम के मजबूत सदस्य हैं सीपी जोशी और रामलाल शर्मा, जो कि प्रखर वक्ता हैं, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता हैं। और यहीं पर मैं मीणा तबके से देखूं तो किरोड़ी लाल मीणा एक बड़े नेता कहे जाते हैं, बड़ा जनसमूह उनके साथ जुड़ता है, उनका इंतजार है कि कब उन्हें केंद्र में मंत्री बनाया जाता है या कोई बड़ा पद दिया जाता है। और उसके आगे वैश्य तबके की बात करें तो गुलाबचंद कटारिया जैन है, बिल्कुल सही फरमाया, लेकिन वैश्य तबके से है। वैश्यों में और भी लीडर हैं, लेकिन वैश्य के तौर पर ओम बिड़ला हालांकि अब संवैधानिक पद पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा कोटा जीते और बीजेपी ने उन्हें एक बहुत बड़े पद से सुशोभित किया है। ये हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।